Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. Students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था टार का ना करंट कैरिंग का। आज जो है हम डिस्कस करते हैं द बियोट-सवर्ट्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। बियोट-सवर्ट्स लॉ डिस्कस करने से पहले दो तीन बातें जो हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो सोर्स है वो है मूविंग चार्ज। कि जब भी हमारे पास चार्ज जो है वो मूविंग करेगा, मीन्स वो मूव करेगा, तब जो है हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब तक हमारे पास चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उस वहाँ पे हमारे पास किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सोर्स है वो क्या है, मूविंग चार्ज। तो हम लिखते हैं कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, is the source of a magnetic field। अब मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है, हमारे पास मूविंग चार्ज। कि जब भी हमारे पास चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नाउ यहाँ पे जो है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। कि हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड करंट ज़्यादा होता जाएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होता जाएगा। अगर करंट हम जो है डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो है बियोट-सवर्ट्स लॉ ने जो है यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाया है या हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड the moving charges means current. So this Biot-Savart's law जो है it gives us the mathematical relationship between magnetic field and current। सही है। इस रिलेशनशिप को सबसे पहले जो है बियोट-सवर्ट्स ने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेट वी हैव अ कंडक्टर, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब भी हमारे पास इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम मेजर करते हैं किसी एक पॉइंट पी से। लेट यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट पी है जहाँ पे हम मेजर करना चाहते हैं इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब इस पॉइंट के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो इस पॉइंट के करेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे है और किस एंगल पे है, कितने एंगल जो है इस कंडक्टर के साथ या जो लेंथ है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। लेकिन इससे पहले, इस पॉइंट पे को डिस्क्राइब करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात हम करते हैं, वो ये है कि हमारे पास जब भी चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए किसी एक पाथ लेंथ की ज़रूरत होगी। किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी एक लेंथ की ज़रूरत होगी, किसी एक पाथ की ज़रूरत होगी, तभी जो है वो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक लेंथ है L, कोई एक लेंथ एलिमेंट है L, ठीक है। अब तब जो है इसमें से कोई करंट क्या कर सकता है, मीन्स चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर ये लेंथ नहीं है तो हमारे पास चार्जेस मूव नहीं कर सकते। जब तक लेंथ नहीं होगा तो हमारे पास चार्जेस जो है मूव ही नहीं कर सकते। तो मीन्स चार्ज की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई एक लेंथ एलिमेंट हो, ठीक है। तो लेट यहाँ पे जो है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई DL से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, DL से। सो दिस DL इज़ द लेंथ एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या होता है जिससे ये करंट क्या करेगा,
फ्लो करेगा। और जब भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा हुआ है कि द मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इस लेंथ एलिमेंट को मीन्स आईडीएल को हम नाम देते हैं, इसको एक नाम देते हैं हम करंट एलिमेंट। क्या नाम देते हैं, करंट एलिमेंट। सो यहाँ पे एक बात और हम करते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट हम यहाँ पे क्यों कहते हैं, बिकॉज कि अगर हमारे पास लेंथ एलिमेंट होगा तब ही उसमें क्या प्रोड्यूस मीन्स उसमें करंट आई जो है क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर करंट आई जो है मीन्स ये लेंथ एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा तो किसी किस्म का कोई करंट जो इसमें से पास नहीं हो सकता, मीन्स चार्जेस मूव ही नहीं कर पाएंगे। चार्जेस मूव करने के लिए हमारे पास एक लेंथ की ज़रूरत होगी। तो इस लेंथ एलिमेंट मीन्स ये हमारे पास डेल्टा एल और डी एल हो गया, और ये हमारे पास आई, तो आई डी एल को फिर कंबाइन हम क्या नाम देते हैं, करंट एलिमेंट। तो व्हाट इज द सोर्स, फिर हम कह सकते हैं कि सोर्स हमारे पास फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो गया है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ सोर्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब लेट यहाँ पे हम जो है एक स्मॉल सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, डी एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या है, करंट आई जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पी की। तो इस पॉइंट पी की स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि ये पॉइंट पी जो है इस लेंथ एलिमेंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो है पॉइंट पी ये कितना एंगल बना रही है, थीटा, कितना एंगल बना रही है, किसके साथ, इस लेंथ एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस लेंथ एलिमेंट को चूंकि हमने नाम दिया है, इसको हम नाम देते हैं करंट एलिमेंट। अब यहाँ पे जो है हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डी बी। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डी बी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस करंट। यहाँ पे जो इस लेंथ एलिमेंट में करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब जो है यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, मीन्स इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा, मैथमेटिकली हम वाइट-शॉर्ट लॉ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखें, ये डेल्टा बी जो है कुछ एलिमेंट्स है, कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट तो ये है हमारे पास कि दिस डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मीन्स जितना करंट जो है इंक्रीज हो रहा होगा उतना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा। सो हम लिख सकते हैं कि दिस डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, दिस डी बी जो है ये क्या है हमारे पास, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ के, करंट की। जितना अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा होगा उतना हमारे पास ये डी बी जो है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है हमारे पास कि दिस डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, मीन्स लेंथ एलिमेंट। ये जो लेंथ एलिमेंट है डी एल, चूँकि हम जितना ये लेंथ एलिमेंट इंक्रीज करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, उसके साथ इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर इतना है, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी मैग्नेटिक फील्ड की, जितना कंडक्टर की लेंथ आप बढ़ा रहे हो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो हम कहते हैं कि जितना आप मैग्नेटिक मीन्स लेंथ एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हो उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट जो है उसमें यह है कि जितना ये पॉइंट पी इस लेंथ एलिमेंट से दूर होता जाएगा उतना इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। मीन्स आप मैग्नेटिक फील्ड को जो है मीन्स इस पॉइंट पी को जो है इस लेंथ एलिमेंट के जितना नज़दीक लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा, इसके ऊपर अफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। जितना आप दूर ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट जो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इस आर के साथ जो रिलेशन है डी बी का वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डी बी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो है तकरीबन ये वही कॉपी किया हुआ है, या आप ले सकते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, कूलम्स लॉ को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, कि जितना मीन्स आर में डबल इंक्रीज आ रहा होगा तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो डी बी में डिक्रीज आ रहा होगा, या आप इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। थर्ड है हमारे पास फोर्थ टर्म ये है एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल की, कि अगर मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मूवमेंट दे रहा हूँ
इस पॉइंट पे को इंक्रीज कर, जब ये इस पॉइंट पे लाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट मीन्स इस पॉइंट पी को यहाँ पे लाता हूँ तो मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। इस तरह मैं ले जा रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा होगा। मीन्स जब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो है मैग्नीट्यूड उसमें भी क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डी भी जो है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये डी एल और यहाँ पे जो डी बी है, इसके दरमियान एंगल अगर 90 आ रही है, अगर परपेंडिकुलर हो रही है, तो फिर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और अगर बिल्कुल इन द सेम लाइन आ जाते, मीन्स प्लेन में आ जाते, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि आपको 90 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और 0 पे आपको 0 वैल्यू मिल रही थी, अगर 0, तो ये जो है फंक्शन है किस चीज़ की, साइन की, साइन थीटा की फंक्शन है। सो हम कह सकते हैं कि ये डी भी जो है, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, क्योंकि जब आप इसको इंक्रीज या मीन्स वेरिएशंस लाते हैं, इस पॉइंट पे को कभी नीचे लाते हो कभी ऊपर लाते हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा होता है। सही है, अब जो है हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग दीज मैथमेटिकल रिलेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग ऑल, यहाँ पे हम इन सबको कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग ऑल। इन सबको जब हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू कि इक्वेशन आ जाएगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स हमें पता है कि इस रिलेशनशिप को जब भी हम ख़त्म करते हैं तो इसको हम दो चीज़ से रिप्लेस करते हैं, एक इक्वल साइन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। हमारे पास आ जाएगा कि डी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसके साथ आई डी एल, यहाँ पे हम आई लिख लेते हैं, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ये कांस्टेंट कितना होगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारे पास ये बायर्ट्स-सर्टला ने ये बात भी कही है कि यहाँ पे एक और क्वांटिटी भी है जिसके ऊपर जो है ये डी भी डिपेंड करता है, और वो प्रॉपर्टी है मीडियम की। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मीडियम की। जिस तरह हमने कूलम्स लॉ में बात की थी, कूलम्स लॉ के केस में, कि ई जो है ये बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सोर्स है वो क्या है, चार्ज। सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, हमारे पास चार्ज है, कि जब चार्ज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, आइडियल है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल जिसको हमने करंट एलिमेंट का नाम दिया है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे फिर हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि परमिटिविटी क्या चीज़ होता है, ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की, प्रॉपर्टी है जो मीडियम की। अगर म्यू नॉट है तो स्पेस, या अगर हम जस्ट म्यू लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगी, मीडियम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है क्या करता है, वो अलाउ करता है कि वो दूसरे चार्ज पे वहाँ पे क्या कर ले, फोर्स लगाए। मीन्स इट अफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी यूज होती है, इसने बायट ने कहा सर्टलार में, कि यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, स्पेस की, जो क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वो मींस अलाउ करता है कि वो स्प्रेड हो या रेडिएट हो। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सिमिलरली एक और भी प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस है जो क्या करता है, अलाउ करता है किस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को टू स्प्रेड, या कि अफेक्ट करे। यहाँ पे कितना अफेक्ट करता है, कितना कम करेगा, कितना ज़्यादा करेगा, इसको क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। कौन, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट की बात करते हैं या प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, और उसको फिर
यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लिखते हैं कि डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हियर यहाँ पे जो हमारे पास म्यू नॉट है, ये जो म्यू है इसको हम कहते हैं परमीबिलिटी, परमीएबिलिटी, इसको हम कहते हैं परमीबिलिटी। अगर यहाँ पे म्यू नॉट है तो यहाँ पे हम लिखते हैं परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और अगर जस्ट म्यू है तो इसको हम नाम देते हैं परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और परमीबिलिटी क्या चीज़ हो गई? परमीबिलिटी अगर आप जो इसकी डिफिनीशन करते हैं तो परमीबिलिटी जो है हम डिफाइन करते हैं परमीबिलिटी को परमीबिलिटी क्या चीज़ है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम which allows the magnetic field to spread. ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, मींस अलाउ करते हैं कि वो कितना स्प्रेड करे, कितना जो है वो अफेक्ट करे इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। अब दिस परमेबिलिटी, ये फॉर फ्री स्पेस हो गया, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ये जो है हमारे पास, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, या इसको हम क्या नाम देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्लियर करनी चाहिए कि फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। जिस तरह हमने परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 जो है यहाँ पे हमने बात की थी, सिमिलरली यहाँ पे इसकी भी वैल्यू है। हेयर हमारे पास जो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7। चूँकि ये कांस्ट, अगर आपने सिर्फ जस्ट परमिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 4 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। अब जो है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहें कि इसकी फिर परमिबिलिटी की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें परमिबिलिटी की यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये डी बी है, तो जो है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला टी। ये आर स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी यूनिट जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये आई है, ये नीचे आ जाएगा, इसकी यूनिट जो है हमारे पास एम्पियर, और ये एल है, लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, और ये तो साइन थीटा है तो रेशो है, इसकी जो है हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। तो अब जो है ये 1 मीटर इसके साथ जो है क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इसकी यूनिट होगी वो हो जाएगी टी एम डिवाइडेड बाई ए, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी एम और ए इनवर्स, टी एम और ए इनवर्स। ये जो हमारे पास टेस्ला मीटर ए पर एम्पेयर, या टेस्ला एम्पेयर ए इनवर्स, सही है। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द डी बी, यहाँ से आप ले सकते हो, सॉरी परमेबिलिटी म्यू नॉट की जो है ये यूनिट है, और म्यू नॉट हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमेबिलिटी किसे कहते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड टू स्प्रेड। सो परमेबिलिटी और परमिटिविटी का जो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने परमिटिविटी की बात की थी कि जितना हमारे पास परमिटिविटी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी इसकी बात मैं कर रहा हूँ, परमिटिविटी की बात वो जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता था, क्योंकि उसका इन्वर्स रिलेशन था। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि परमिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जितनी कम होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ये तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया, या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ आ गया। अब जो है हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या है, तो उस डायरेक्शन को यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, या यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉइंट पे ड्यू टू द दिस करंट एलिमेंट, जो कि यहाँ पे इसमें लेंथ एलिमेंट डी एल में जो करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी। अब इसके डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते जाएं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड पाम रूल।
राइट हैंड पाल्म रूल को हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो है यहाँ पे ले आते हैं, स्ट्रेट इस पॉइंट के ऊपर हम लाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि हमारे पास एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगी। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे या मीन्स वेरिएशन लाएंगे तो एंगल में वेरिएशन आएगी, और एंगल में वेरिएशन आने की वजह से हमारे पास फिर क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम और ज़्यादा होगी। अब जो है इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड पाल्म रूल। देखिए हमारे पास ये राइट मीन्स कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम इस स्तंभ को जो है करंट की डायरेक्शन में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, करंट की डायरेक्शन में ले लेंगे, जबकि पाल्म को जो है ये हम क्या रहते हैं, इस आर की डायरेक्शन में ले लेंगे, और ये डी भी जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किस चीज़ के, ये पाल्म को, पाल्म की जो है क्या होगी, पाल्म की ये परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है मैं ये मार्कर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो हमारे पास आर, और हमारे पास क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन इनसाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेपर होगी, मींस इनसाइड होगी। और अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनसाइड द पेपर के लिए, इनसाइड द प्लेन के लिए हम क्या लगा लेते हैं, क्रॉस लगा लेते हैं। सो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इनसाइड होगी, मींस क्रॉस यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। या आप जो है इस तरह भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है कंडक्टर लेंथ मींस करंट की डायरेक्शन, ये फिर जो हमारे पास पाल्म, दिस इज द डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये करंट जो है अब इस साइड पे आ रहा है, तो जब हमारे पास जो है ये पाल्म है, दिस इज इन, ये हम आर के डायरेक्शन में ले लेंगे, और फिर इसको जो है इस तरह क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ले आते हैं, तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है या हमारे पास पॉइंट पी जो यहाँ पे है, और ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो है हमारे पास करंट की डायरेक्शन में, और ये जो आर है ये क्या होगा, इस पाल्म जो है ये आर की डायरेक्शन में, और फिर हम उन फिंगर्स को क्या कर इस तरह बेंड कर लेंगे राइट 90 एंगल पे, तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली आप इस तरह जो है ले जाते हो, और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर भी अगेन पाल्म, तो ये आपके पास राइट एंगल, ठीक है। तो मीन्स हर एक डायरेक्शन में, और ये इस तरह जो है आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर या अराउंड द कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जो है दिस इज द डायरेक्शन मीन्स इनसाइड द पेपर होगी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब भी एंगल 90 होगी, जब भी 90 एंगल बनाएगी मीन्स परपेंडिकुलर होगा ये पॉइंट पी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लेंथ एल है, ठीक है, यहाँ पे जो है करंट आई पास हो रही है, करंट आई इस डायरेक्शन में जा रही है, और हम जो है पॉइंट पी इस यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी, तो अगर हम देखें तो ये करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितनी बनेगी, 0। जब एंगल 0 होगी तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब थीटा हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, तो जब साइन थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन 0 हमारे पास 0 है, और 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी जब ये परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह जब आप एंगल में जो है चेंजेस लाते हैं तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, चेंज आएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इनसाइड यहाँ पे आती है, मीन्स डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आप बस राइट हैंड रूल यूज़ करें, ये तम जो है आपको शो करेगा मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को, ये पाम जो है ये आप जो है इन द डायरेक्शन ऑफ आर ले लेते हैं डिस्टेंस, और ये जो है अपनी उंगलियों को फिंगर्स को फिर आप इस तरह बेंड कर लेंगे 90 एंगल पे, जो कि आपको शो करेगा किस चीज़ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है समझ आ चुका होगा कि बायो सावर्ट्स लॉ जो है वो क्या होता है, उसको हम किस तरह मैथमेटिकल रिलेशनशिप उसका क्या है, उसकी यूनिट्स फिर हमारे पास क्या आ रहा है और किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।